माँ का आशीर्वाद भी मुझ पर बरस रहा है। तो सच झूठ नहीं बोलूँगी, लोग भावुक हो जाते हैं माँ को याद कर कर, और उनके प्रति जो स्नेह है वो मुझ पर आशीर्वाद बनकर बरस रहा है। नरेंद्र मोदी जी वचन पूर्ति की पराकाष्ठा है। जो हमने वचन दिए थे जनता को, वो सारे एक दशक में पूरे करे गए। कि अब की बात 400 पार, ये नारा नहीं है, ये संकल्प है। और आप देख लीजिएगा 7 चरण का चुनाव है, काफी लंबा चुनाव है। देखिए, जहाँ तक सोमनाथ जी की बात है, बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जी के सर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए प्रेशर नहीं है, प्रेशर बिल्कुल नहीं है। रही बात गठबंधन की, तो देखिए इस गठबंधन से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को बहुत। अरविंद केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी अपने बच्चों की कि वो कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ। लेकिन ये गठबंधन कर ये जो 180 डिग्री का उन्होंने यू टर्न लिया है, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी एरोड हुई है। मैं सुषमा स्वराज द नेता की बेटी नहीं हूँ, सुषमा स्वराज द मदर थी, और मेरी माँ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं जानती हूँ हर कोई कहता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी बहुत स्पेशल थी। मतलब मेरी सुख दुख की साथिन थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और जिंदगी का कोई ऐसा राज नहीं है जो माँ को पता नहीं। प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है लेगेसी की बात शायद दूसरों के जहन पर ज्यादा है। मुझे लगता है वकालत और राजनीति में अगर डिफरेंस है तो अंतर केवल एक है कि जजेस के समक्ष पेश होना ज्यादा आसान है बजाय पत्रकार के प्रहार सहने। एक व्यक्ति जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, उसे कांग्रेस टिकट दे रही है। अब आपको दिख जाता है कि ये कांग्रेस का, तो अगर हम मैनिफेस्टो भी देख लें, उनकी मानसिकता ही देश को विभाजित करने की है। ये उसी को परिलक्षित करता है कि आपने ऐसा संकल्प पत्र तो भाजपा का है, आपका तो मैनिफेस्टो है। इसका मतलब आपने ऐसा मैनिफेस्टो लिख दिया है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा कि राजनीतिक हित के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करूंगी कि इस तरह अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात 2024 के चुनाव की अगर कहें तो ये कहा जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो परिवर्तन का चुनाव है, और वाकई कई सारे परिवर्तन जो हैं वो हमने देखे भी। और स्पेशली अगर मैं देश की राजधानी दिल्ली की बात करूं और यहाँ की लोकसभा सीटों की बात करूं तो वो परिवर्तन सबसे ज्यादा हमें यहाँ दिल्ली की सीटों में देखने को मिला है। 7 में से 6 चेहरे जो हैं वो बदल दिए गए हैं, और इस बार जो एक विश्वास है, भरोसा है, वो नई ब्रिगेड पर, यंग ब्रिगेड पर जताया गया है। और ऐसा ही एक चर्चित चेहरा है बांसुरी स्वराज जी का, जो आज हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, रिपब्लिक भारत के दर्शकों के साथ हैं यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है बांसुरी जी आपका। कैसी हैं आप? पहले तो आपकी आंख जी अब बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है? अब बिल्कुल ठीक है। कॉर्निया में इंजरी हुई थी, लेकिन 72 घंटे में डॉक्टर नीरज वर्मा, कीर्तिनगर मंडल, उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? जी बस जनता जनार्दन के बीच में उतरी हुई हूँ। प्रचार के करीब 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, और ऋणी हूँ दिल्ली की जनता की, क्योंकि इतना ज्यादा आशीर्वाद और स्नेह बरस रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि आशीर्वाद और स्नेह की वजह है श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर जो ग्राउंड पर दिख रहा है, और उनके विकसित भारत के विजन पर जो जनता का अगाध विश्वास है, उसका असर है। जब आप लोगों के बीच जा रही हैं, किस तरह के मुद्दे और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जी एक तरफ तो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद भी मुझ पर बरस रहा है। तो सच झूठ नहीं बोलूँगी, लोग भावुक हो जाते हैं माँ को याद कर कर, और उनके प्रति जो स्नेह है वो मुझ पर आशीर्वाद बनकर बरस रहा है। दूसरा, रही बात मुद्दों की, तो हम मुद्दे नहीं वचन लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, नरेंद्र मोदी जी वचन पूर्ति की पराकाष्ठा है। जो हमने वचन दिए थे जनता को, वो सारे एक दशक में पूरे करे गए हैं। चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे CAA लाना हो, चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो अयोध्या धाम में, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर 33% आरक्षण हमारे देश की नारी शक्ति के लिए विधानसभा पार्लियामेंट में लाना हो। एक तरफ तो ये बात है, और दूसरी तरफ विकसित भारत का जो विजन है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, और उसको हकीकत में बुनने के लिए जो उन्होंने स्टेप्स पहले ही ले लिए हैं, उनका एक बहुत ज़्यादा असर आपको ग्राउंड पे दिखेगा। आपको याद होगा, पहले अगर आप
किसी गवर्नमेंट दफ्तर चले जाएं तो फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल से तीसरी टेबल का एक बहुत धीमा सफर तय करती थी। पहली बार हुआ है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी की गारंटी की गाड़ी आपके द्वारे आई और जितनी भी लाभदायक और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारी की सारी वहाँ थी। आधार कार्ड चाहिए, काउंटर वहीं है। पीएम स्वनिधि चाहिए, काउंटर वहीं है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन चाहिए, काउंटर वहीं है। निःशुल्क अगर आपको अपनी चिकित्सा करवानी, आपको जांच करानी है स्वास्थ्य की, काउंटर वहीं है। गुड गवर्नेंस के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी टू दैट गुड गवर्नेंस मोदी जी ने दी है। और ये आप आइए कभी कैंपेन ट्रेल में, आपको दिखेगा जनता का अटूट और अगाध विश्वास है। आपने माँ का जिक्र किया यहाँ पर और ये भी कहा कि भावुक भी हो जा रहे हैं लोग जब आप उनके बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आप में सुषमा जी की छवि नजर आ रही है। और एक माँ का सबसे अच्छा मतलब एक बेटी का जो रिश्ता होता है ना, सबसे पहली सहेली ये कहते हैं कि माँ ही होती है। और आप वो शुक्रवार का जिक्र भी करती हैं, जब वो शुक्रवार आज भी आपको इमोशनल थोड़ा सा कर जाता है, भावुक थोड़ा सा कर जाता है। कैसे संभाला खुद को माँ के जाने के बाद? मुझे लगता है ये वो दर्द है जिसे समय भी नहीं भर सकता। बिल्कुल। इसकी ये वो क्षति या ये वो खलिश है। आप इस दर्द को ओवरकम नहीं करते हो, आप इसके साथ जीना सीख जाते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा संबल होता है ईश्वर का। और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इसका श्रेय मेरे फादर को भी जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जीने की वजह वो भी है। तो वकालत से ये राजनीति का जो सफर है, ये पहले से ही आपने सोचा हुआ था? क्योंकि घर पर जाहिर सी बात है कि सुषमा जी हैं घर पर, स्वराज जी की हम बात करें, आपके पिता की अगर हम बात करें तो वो एडवोकेट है, मतलब वो दोनों ही वो जो कॉम्बिनेशन जो है वो आपके घर में ही, तो जाहिर सी बात है कि कभी ब्रेकफास्ट टेबल पर, डिनर टेबल पर इस तरह की चर्चा होती रहती होगी? नहीं हुई। राजनीति कहीं पर था नहीं प्लान में। माँ के साथ भी वकालत डिस्कस होती थी और जीवन कैसे जीना है इसकी बहुत ज्यादा डिस्कशन होती थी। ये अचानक से हुआ और माँ के जाने के 4 बरस बाद हुआ। देखिए, मैं वैसे तो मेरी संघ आयु 24 वर्ष है। राजनीतिक जीवन का प्रारंभ मैंने एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में करा था, एकदम स्कूल के बाद एपीवीपी की सदस्यता ली कॉलेज में आते। लेकिन मैंने पार्टी और संगठन की सेवा 1 दशक तक वकील के रूप में परोक्ष रूप में करी थी। अचानक से एक दिन कॉल आया और मुझे कहा गया कि विधि प्रकोष्ठ में आपको सह संयोजक की भूमिका निभानी है। मन से आवाज आई, आपका आदेश शर्मा थे। कुछ समय बाद मेरा दायित्व बदलकर मुझे दिल्ली प्रदेश भाजपा में सचिव की भूमिका निभाने के आदेश आए। फिर से मन से आवाज आई, जी आपका आदेश शर्मा थे। और 2 मार्च को मैं टीवी देख रही थी पापा के साथ, तो जैसे सबको पता चला वैसे सार्वजनिक तौर पर मुझे भी पता चला। मतलब पहले आपसे बात नहीं हुई थी? जी, ना बात हुई थी ना भनक थी। अच्छा। टीवी पे पता चला, तो जैसे ही पता चला फिर ठीक है, आदेश आया, इसका अनुसरण कर रही हूँ। सबसे पहले पिता का आशीर्वाद लिया, फिर माँ के पोर्ट्रेट के सामने गई, उनका आशीर्वाद लिया, फिर घर के मंदिर में जाके अपने आराध्य भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया और कमर कस के लग गई काम पर। तो वो लेगेसी जो आप लेकर चल रही हैं, कभी प्रेशर भी फील होता है सुषमा स्वराज जी की बेटी होने का? जी नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मैं सुषमा स्वराज द नेता की बेटी नहीं हूँ, सुषमा स्वराज द मदर की बेटी हूँ। और मेरी माँ बहुत ज़्यादा अच्छी माँ थी। मैं जानती हूँ हर कोई कहता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी बहुत स्पेशल थी। मतलब मेरी सुख दुख की साथिन थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और जिंदगी का कोई ऐसा राज नहीं है जो माँ को पता नहीं था। और इसीलिए मैं आपको सच बता रही हूँ, प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित किया। और चाहे वकालत पढ़ना हो, चाहे अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ना हो, चाहे ऑक्सफोर्ड जाना हो, चाहे वॉरेट जाना हो, ये सारे के सारे निर्णय मैंने लिए हैं और इनको उन्होंने सपोर्ट करा। कभी भी किसी भी चीज़ को या कोई भी निर्णय मुझ पर थोपा नहीं गया। तो इसलिए प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है लेगेसी की बात शायद दूसरों के जहन पर ज़्यादा है। मैं यहाँ पर अपना श्रेष्ठ उभारने आई हूँ, अपना सर्वस्व देने आई हूँ, पूरी मेहनत करने आई हूँ। और हाँ, सुषमा स्वराज का आशीर्वाद ज़रूर है, वो वही हैं जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व को गढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में आने की वजह वो नहीं है।
वकालत से लेकर और ये राजनीति का सफर है, ये मोदी इफेक्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल, ये कैसे, मतलब वकालत से राजनीति में आने का ये कैसे सोचा आपने? ये ट्रांजिशन नहीं है, ये समन्वय है। ओह देखिए, होता क्या है, वकालत में आप किसी ना किसी की जिंदगी में एक डिफरेंस ला सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप नॉर्मली एक इंडिविजुअल की जिंदगी में डिफरेंस लाएंगे। आप या फिर ज्यादा से ज्यादा अच्छाई एक परिवार की जिंदगी में ला सकते हैं, वो अच्छा असर ला सकते हैं। लेकिन राजनीति मुझे लगता है इंस्ट्रूमेंट्स आपको देती है उस असर को एम्पलीफाई करने के लिए। यहाँ पर आपके पास वो टूल्स आ जाते हैं जहाँ आप ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है वकालत और राजनीति में अगर डिफरेंस है तो अंतर केवल एक है कि जजेस के समक्ष पेश होना ज्यादा आसान है बजाय पत्रकार के प्रहार सहने के। आपका संकल्प जो है, एक तो वो संकल्प पत्र, उस पर भी आऊंगे, लेकिन वो जो 400 पार का नारा दिया गया है, फर्स्ट फेज अगर हम देखें तो परसेंटेज उस हद तक गया नहीं जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इस उदासीनता के पीछे की वजह आप क्या देखती हैं? फिर मैं दिल्ली पर आऊंगी। कोई उदासीनता नहीं है, और मैं अभी दोबारा कह रही हूँ आपको कि अब की बात 400 पार ये नारा नहीं है, ये संकल्प है। और आप देख लीजिएगा 7 चरण का चुनाव है, काफी लंबा चुनाव है। दिल्ली तो 6ठे चरण में होगा 25 मई को। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, आप देख लीजिए 4 जून को ये संकल्प को सिद्धि तक भारत की जनता हम इसको लेकर जाएगी। आप कह रही हैं कि 6ठे चरण में है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एकदम अभी से रेडी हैं कि परीक्षा भी अगर कल ही हो जाए तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ और बिल्कुल एकदम डिस्टिंक्शन पास होना है। डिस्टिंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, मैंने तो प्रचार 2 मार्च को ही शुरू कर दिया, क्योंकि उस दिन मेरे शेड्यूल में मुझे जेएनयू में जाना था और मेरा इंटरेक्शन था एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ। और मैं कभी भी अपने राजनीतिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जर्नी एक वचन तोड़ के नहीं शुरू करना चाहती थी। तो जिस दिन टिकट की घोषणा हुई उसके बाद भी मैं जेएनयू गई, और देखिए कितनी अच्छी बात है ना, राजनीतिक जीवन का प्रारंभ करा एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में, और इलेक्टोरल जर्नी की शुरुआत भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेकर करा। आम आदमी पार्टी काफी प्रहार कर रही है आप पर। सोमनाथ भारती जी हैं आपके खिलाफ चुनावी मैदान में, चुनावी ताल ठोक रहे हैं। कुछ प्रेशर उनकी तरफ से फील होता है कि क्योंकि गठबंधन में है अब इस बार तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? देखिए, जहाँ तक सोमनाथ जी की बात है, बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जी के सर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए प्रेशर नहीं है, प्रेशर बिल्कुल नहीं है। रही बात गठबंधन की, तो देखिए इस गठबंधन से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को बहुत नुकसान हुआ है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी अपने बच्चों की कि वो कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन ये गठबंधन कर ये जो 180 डिग्री का उन्होंने यू टर्न लिया है, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी एरोड हुई है। दूसरा, आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक काले रंग की डायरी झलकाया करते थे जिसमें वो कहते थे 500 करोड़ का करप्शन क्लब है, और उसमें सारे कांग्रेस के नेताओं के नाम थे। इससे आज लेकिन आम आदमी पार्टी जो सर से लेके पांव तक करप्शन में डूबी हुई है, ऐसा लगता है जैसे आम आदमी पार्टी ने उस 500 करोड़ के करप्शन क्लब की मेंबरशिप का क्राइटेरिया हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ आप देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कांग्रेस के लिए कि माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी या कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बार कांग्रेस के लिए वोट नहीं करेगा। और ये आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो जब भी सत्ता में आई है तो कांग्रेस पार्टी से सत्ता छीन कर आई है, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। तो ऐसे में अगर इन्होंने गठबंधन करा है तो ये केवल स्वार्थ की धुरी पर टिका हुआ गठबंधन है, और स्वार्थ की धुरी पे टिके हुए गठबंधन में हमेशा राष्ट्रहित और राष्ट्र धर्म दोनों की बलि चढ़ती है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। कन्हैया कुमार के लिए क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार को इधर से टिकट दिया है कांग्रेस ने, किस तरह से देखती हैं आप? एक व्यक्ति जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है उसे कांग्रेस टिकट दे रही है। अब आपको दिख जाता है कि ये कांग्रेस का, तो अगर आप मैनिफेस्टो भी देख लें, उनकी मानसिकता ही देश को विभाजित करने की है, ये उसी को परिलक्षित करता है। अगर आप इनका मैनिफेस्टो देखें तो अभी भी 2024 में ये देश को भाषा के आधार पर, रीजन के आधार पर, जात के आधार पर बांटने की बात करते हैं। पर इनका इतिहास ही ये रहा है, कहीं ना कहीं देश के बंटवारे के जिम्मेदार भी यही है।
लेकिन वो ये कहते हैं, जहां आप उनके मैनिफेस्टो का जिक्र करते हैं वहां वो आपके संकल्प पत्र के लिए ये कहते हैं कि उसमें कहीं भी महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं वो कहीं दिखाई नहीं दिए। मतलब महंगाई को लेकर कि किस तरह से महंगाई कम हो या उसके लिए क्या आगे कदम उठाए जाने चाहिए, और रोजगार को लेकर ऐसी कोई चीज नहीं दिखती। क्या वो मुद्दे नहीं है बीजेपी के लिए, या बीजेपी कॉन्फिडेंट है? अब यही होता है मानी जी, जब आप टिप्पणी दे देते हो, संकल्प पत्र पढ़ते नहीं हो। अगर आप पूरा का पूरा संकल्प पत्र देखें, पहले रोजगार की बात करते हैं, निवेश से नौकरी की बात है उस संकल्प पत्र में। जब आप बात करते हैं महंगाई को, इतनी चरमराती हुई अर्थव्यवस्था कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 में उन्होंने मोदी जी की झोली में डाली थी। केवल एक दशक में नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बना दिया है, और उनके तीसरे कार्यकाल में वे भारत की इकॉनमी को 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड बनाने की उन्होंने ठानी है, संकल्प लिया है। जब आप इकोनॉमी में बढ़ाते हैं तो आप ये देख लीजिए इसका क्या अर्थ है। जो व्यक्ति आज 30 लाख कमा रहा है वो आगे जाके 50 लाख कमाएगा, तभी तो होगा ना। जिस प्रकार का निवेश की बात हो रही है, भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर हब, इलेक्ट्रॉनिक हब, एक स्टार्टअप हब, एक इनोवेशन हब बनाने की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो रही है। यही होता है जब संकल्प पत्र विपक्ष ढंग से देखता नहीं है। विपक्ष क्या कर रहा है, वो तो ये कह रहा है कि आपकी मेहनत से आपने संपत्ति अर्जित करी है उसका ये ऑडिट करेंगे, और कांग्रेस और इंडिया अलायंस क्या करेंगे, उसको लेके जो आपने अपने मेहनत से पैसा लिया है वो दूसरों में बांट देंगे। ये कोई तरीका है? इक्वालिटी के नाम पर असमानता फैलाने वाली बात है ना। इक्वालिटी पता है कब आती है? एक उदाहरण देती हूँ आपको। नमो ड्रोन दीदी इतनी रेवोल्यूशनरी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाली योजना है। गांवों में, रूरल इकोनॉमी में महिलाओं की भूमिका हमेशा रहती है, लेकिन जब आप मेरी बहन को निकाल कर एक ड्रोन पायलट बनाएंगे तो एक तो आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहे हैं, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, देश में भी प्रगति हो रही है क्योंकि वो ड्रोन पायलट बन रही हैं। और आप भी जानते हैं कि जब वो घर से निकल के ड्रोन पायलट बनेगी तो एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होगा, एक सामाजिक सशक्तिकरण भी उसका हो रहा है। क्या पता सास और ननद के उल्हाने थोड़े कम हो। अच्छा, संकल्प पत्र की जब यहाँ पर बात हो रहे हैं, और साथ ही आपने उनके मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया। खड़गे जी टाइम मांग रहे हैं पीएम मोदी जी का, वो कह रहे हैं कि हम समझाना चाह रहे हैं पर्सनली मिलकर उनको अपने मैनिफेस्टो को, क्योंकि मंगलसूत्र का भी आजकल जिक्र हो रहा है। आप देखिए ना, मंगलसूत्र को लेकर मंगलसूत्र छीनना, मतलब किस तरह से वो राजनीति में आ गया है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? स्त्री धन या कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे अगर आप देखें, हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी है कि सोने चांदी आभूषणों को ये हमारे लिए केवल अलंकार नहीं है, ये महिलाओं के लिए आर्थिक और सोशल सिक्योरिटी का पर्याय है। जब कांग्रेस, और ये देखिए ये संकल्प पत्र अकेले की बात नहीं है, माननीय राहुल गांधी जी ने रैली में खड़े होकर अपने भाषण में बोला है कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे थे। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खड़े होकर ये कहा था ना कि इस देश के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार एक पर्टिकुलर समुदाय का। ये हमारे शब्द नहीं है, उनके शब्द हैं। ऐसे में जब आप कहते हैं कि आप संपत्ति को उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ऑडिट करेंगे, तो उसमें महिलाओं का स्त्रीधन भी तो आएगा। तो मोदी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस ने ठान ली है, ये केवल आपके बैंक अकाउंट तक थोड़ी रुकेंगे। जब आप संपत्ति देखते हैं तो महिलाओं का स्त्रीधन भी देखा जाएगा, मेरी माताओं बहनों का सोना चांदी आभूषण अलंकार ये सब भी देखा जाएगा। और जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो जो उन्होंने मेहनत से अर्जित करा है उस सबको उठाकर आप दूसरों को देने की बात कर रहे हैं। और रही बात माननीय खड़गे जी की कि वो मिलकर समझाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपने ऐसा संकल्प पत्र तो भाजपा का है, आपका तो मैनिफेस्टो है। इसका मतलब आपने ऐसा मैनिफेस्टो लिख दिया है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ कि आपकी व्यस्तता बहुत है, लेकिन थोड़ा सा समय आपका और लूंगी और वापस दिल्ली पर आऊंगी, क्योंकि दिल्ली की सियासत में ना आजकल आलू पूरी, आम, केला, इंसुलिन ये सब कुछ चल रहा है। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के डिब्बे पर आप लोगों की नजर है, बताइए। बिल्कुल भी नजर नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से एक निवेदन जरूर करूंगी कि राजनीतिक हित के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करूंगी कि इस तरह अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें।
ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे और अच्छा स्वास्थ्य दे। गाजीपुर वो लैंडफिल साइट की अगर बात करें तो उसे लेकर भी राजनीति काफी गर्म है। वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि ये साजिश और ये आप लोगों ने दरअसल यहाँ पर किया है और ये आग आप ही लोगों की लगाई हुई है। क्या वाकई में ये आग राजनीतिक है या किस तरह से आप देख रही हैं? बहुत विनम्रता से कहूँगी कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार वचन दे देती है, वचन पूर्ति करती नहीं है, कोई काम करती नहीं है और फिर उसके जब परिणाम होते हैं तो खामखा दोषारोपण करती है। आम आदमी पार्टी की एक निकम्मी सरकार है जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रहार भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। वो कह रहे हैं कि आप देशद्रोहियों के साथ हैं। ललित मोदी जी का यहाँ पर मैं जिक्र कर रही हूँ कि वो ये कहते हैं कि आप उनका चुनाव लड़ती हैं, आप उनके लिए लड़ती हैं, आप देशद्रोहियों के साथ हैं और आप उन पर आरोप लगाती हैं इस तरह का। यही होता है जब रिसर्च नहीं करते हैं। मैंने मीडिया के माध्यम से 2-3 बार आग्रह करा, पुनः आग्रह कर लेती हूँ। जब भी आम आदमी पार्टी वालों को मेरे ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, मुझे सिर्फ एक फ़ोन कॉल कर दें, मैं उनको सारे ऑर्डर्स और उनको सारे के सारे तथ्य भेज दूंगी, क्योंकि उनकी रिसर्च टीम बहुत ज़्यादा लेजी है। देखिए ऐसा है, उन्हें कहिए वो कीचड़ फैलाते रहें, मैं कमल खिलाती रहूंगी। आपने वोटर से एक बार रिपब्लिक भारत के इस कैमरे के माध्यम से, वैसे मैं भी आपकी वोटर हूँ, उसी सीट से वोटर मैंने हाँ बिल्कुल, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? यदि आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी में कोई अवरोध ना आए, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक सशक्त राष्ट्र बने, तो 25 मई को जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य चुनिए। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया बांसुरी जी हमारे साथ बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हालांकि अभी दिल्ली की परीक्षा में समय है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लेकिन आप एकदम रेडी लग रही हैं कि अगर कल ही परीक्षा हो तो कल ही आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।